सरकारी विद्यालय को दुरुस्त करने का वादा और प्रयास पिछले 70 सालों से चल रहा है और उसका असर ये हुआ है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही है। एक साल के अंदर सारे युवाओं को हम रोजगार देंगे 10 से 12 हज़ार रुपए का के लिए उनको बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हर वो चीज़ जिसे आप अभी रोड ब्लॉक मान रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और इंडस्ट्रीज़ के बिहार में आने के लिए, उसके लिए हमारे पास अच्छा सुदृढ़ प्लान है। अगर वो काबिल उम्मीदवार हैं तो उनको जिताने की जिम्मेवारी जन स्वराज पार्टी लेती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि बिहार में पढ़ी लिखी जनता क्यों नहीं इस पर समझती है, और जब हम प्रशांत जी 2.5 सालों से समझा रहे हैं यही बात, तब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। नहीं लगता है कि हम चुनाव के पहले किसी भी व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना, ये बिल्कुल भाजपा वाली स्टाइल में जो है, ये बिल्कुल राजनीतिक दल वाली। अगर जन स्वराज के 20, 30, 40 उम्मीदवार जीते, विधायक बने, तो हम अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। अगर जन स्वराज को एक भी सीट नहीं मिला तो हम 5 साल और कोशिश करेंगे जनता को जगाने की। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आज बिहार विधानसभा चुनाव पर बात होगी और बात करने के लिए हमारे साथ जन स्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सवाल यह बनता है कि आखिर बिहार में जन स्वराज करना क्या चाहती है? जी, सवाल बहुत अच्छा है और मुझे खुशी है कि आपने मुझे ये मौका दिया हमारे दर्शकों को ये बताने का। जी, बिहार पिछले 70 सालों में जी कहाँ था और कहाँ है, इसको देखने की ज़रूरत है। जब देश आज़ाद हुआ था तो बिहार विकास के स्तर पे देश में तीसरा सबसे विकसित राज्य था और 1990 तक आते आते, इनफैक्ट उससे पहले ही मुझे कहना चाहिए 1980 तक आते आते, बिहार देश में विकास के नाम पर सबसे निचले स्तर पर आ गया। चलिए, उस समय हम कांग्रेस को दोष दे सकते हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी जो 1990 तक रही। जी, लेकिन 1990 के बाद 15 सालों तक लालू जी का शासन रहा और उसके बाद 20 सालों तक नीतीश जी का शासन रहा। जी, लेकिन 1990 से लेकर आज तक बिहार विकास के नाम पर देश में सबसे निचले पायदान पर ही है। तो अब ज़रूरत इस बात की है समझने की कि अगर पिछले 35 सालों में जो सरकारें हम पर राज कर रही थीं, जी, वो बिहार में विकास के लिए कुछ नहीं कर पाई, तो क्या इन्हीं सरकारों को आगे रहने देना है या हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है? बिहार देश में बीमारू राज्य माना जाता है। बिहार से जो भी लोग बाहर कहीं जाते हैं उनको बहुत अपमान सहना पड़ता है, केवल इसलिए कि बिहार में प्रगति के नाम पे लोग जानते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा रह गया है। अगर इसको बदलने की कोई मुहिम चलनी है तो इन एस्टैब्लिश्ड पार्टीज से, जो दल अभी तक हमारे साथ थे, इनके पास कोई योजना दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि उन्होंने किसी योजना के बारे में कभी कहा नहीं, किसी योजना को कार्यान्वित नहीं किया। जो कुछ भी इन्होंने कहा और किया या ना किया, उसका ये असर तो नहीं हुआ कि बिहार विकास के नाम पे देश में एक कदम भी, 2 कदम भी ऊपर जा सके। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक नई सोच जो बिहार में विकास के लिए काम कर सके, बिहार को इस बदहाल हालत से उबारने के लिए काम कर सके, उसकी ज़रूरत है। अगर हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के 3 महीने के भीतर बिहार में हर बच्चे को
चाहे वो गांव में हो, कस्बे में हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मुफ्त करवाएंगे। जिन बच्चों के पास सरकारी स्कूल के अलावा कोई साधन नहीं है, उनको हम प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देंगे और उसका खर्चा सरकार उठाएगी। सर, यहाँ पर एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। आपने ये कहा कि जिन बच्चों के पास बेहतर सुविधा नहीं है, उन्हें हम सरकारी की जगह प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे। सरकारी स्कूल को बेहतर क्यों नहीं किया जा सकता है? आपने जो 5 वादे किए हैं, उन 5 वादों में शिक्षा पर भी आपका वादा है, बिल्कुल। महंगाई पर बिल्कुल है, रोज़गार पर है, ठीक है, महिलाओं के लिए ऋण की लोन की व्यवस्था करने की बात आपके द्वारा कही जा रही है, बिल्कुल। लेकिन आपने अभी जो ये बात कही कि सरकारी विद्यालय की जगह प्राइवेट स्कूल में डाल दिया जाएगा, सरकारी विद्यालय को दुरुस्त क्यों नहीं किया जाएगा? सरकारी विद्यालय को दुरुस्त करने का वादा और प्रयास पिछले 70 सालों से चल रहा है और उसका असर ये हुआ है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही है। जन स्वराज का मानना है कि जिस संरचना में अभी सरकारी स्कूल चल रहे हैं, उस संरचना को ध्वस्त करने की ज़रूरत है। एक नई संरचना बनाने की ज़रूरत है जिसको जन स्वराज लागू करेगी। और जब तक वो लागू नहीं होता है, तब तक इंटरिम मेजर में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी रखने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ रखा जाएगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि हर सरकारी स्कूल खराब ही है। हर जगह से बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो वही हम कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, वहाँ वहाँ हम उनको प्राइवेट स्कूलों में रखने में भी नहीं चूकेंगे और उसका खर्चा सरकार वहन करेगी। आगे आने वाले समय में जब जन स्वराज का सरकारी शिक्षा तंत्र काम करने लगेगा, तो लोगों को, बच्चों को और उनके माता पिताओं को ये ऑप्शन रहेगा कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में रखना चाहते हैं अपने खर्चे पे या सरकारी स्कूल में रखना चाहते हैं। क्योंकि एक बार हमारा सरकारी तंत्र, शिक्षा तंत्र सही व्यवस्थित हुआ, उसके बाद हम ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को के लिए फीस भरना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा सरकारी तंत्र ऑलरेडी काम करना शुरू करेगा। आपके उन 5 वादों पर हम जाना चाहेंगे, जिन 5 वादों को आप बिहार की जनता के सामने रखने जा रहे हैं। जी, एक तो है शिक्षा, जिसके बारे में हमने अभी तक बात किया। जी, 0 से 15 साल की उम्र के हर बच्चे को उच्च स्तरीय, विश्व स्तरीय कहना चाहिए, शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, इसका इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा, जो युवा हैं जिनकी पढ़ाई हुई नहीं हुई, ख़त्म हुई, वो अब इस एज में नहीं है, उस उम्र में नहीं है कि वो अब पढ़ाई कर सकें, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम ये वादा करते हैं कि हर उस युवा को जिसे रोज़गार की ज़रूरत है जी, और उनको जिनको मजबूरी में बाहर जाकर रोज़गार ढूंढना पड़ता है, 10,000 12,000 रुपए का रोज़गार ढूंढने की मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है बिहार से, उन सब को 1 साल के अंदर उनके गांव में, जिलों में, उन जिलों में अवश्य प्रोवाइड किया जाएगा, मुहैया करवाया जाएगा। तीसरा है 60 साल से आगे की उम्र वाले, जिनके लिए रोज़गार करना शायद अब पॉसिबल नहीं हो जी, ऐसे वृद्धों को, महिलाओं और पुरुषों को 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन की सुविधा, मतलब जो अभी 400 रुपया दिया जा रहा है, 400 बढ़ा करके 2,000 कर बिल्कुल। और आप किसी भी गांव में चले जाएं, वहाँ युवा बहुत कम ही दिखाई देते हैं। तो गांव में, घर में बूढ़ा बुढ़िया केवल रहते हैं, उनको अगर 4,000 रुपये प्रति माह मिल जाए तो उनके लिए ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी, हमें ये लगता है जी। चौथा वादा है महिलाओं के लिए, या कह लें गाँव घरों में परिवारों के लिए। ऐसा देखा जाता है कि बिहार से बाहर डिफरेंट राज्यों में
गांव में महिलाएं छोटा मोटा धंधा करती हैं जी। कहीं कोई रसम पाउडर बनाती हैं, कहीं कोई तिलौड़ी पापड़ी बनाती हैं, कहीं कोई गाय बकरी पालती हैं। लगभग हर महिला जो रोज़गार अपना शुरू करना चाहती हैं वो कर रही हैं, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। उसका एक प्रमुख कारण है कि बिहार में उनको बैंकों से जो छोटी पूंजी चाहिए रोज़गार शुरू करने के लिए, वो पूंजी नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो वो 14-15% सालाना के ब्याज पर मिलती है, जो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। 12% पे मिलती है, 12 से 14% कहीं मिलती है। जन स्वराज ये वादा करती है कि हमारी सरकार आने पर ऐसी महिलाओं को, ग्रामीण कहीं भी महिलाओं को अपना रोज़गार शुरू करने के लिए 4% सालाना के ब्याज पर पैसे मुहैया करवाए जाएंगे। 4% सालाना मतलब लगभग 6 आने से भी कम प्रति माह। तो ये चौथा वादा है। और पांचवा किसानों के लिए है, जो नगदी फसल उपजाना चाहते हैं जी, वो अगर चाहें तो उनके लिए मज़दूरों की व्यवस्था मुफ्त करवाई जाएगी। हमने सोचा हुआ है कि जो मनरेगा का स्कीम है उसको इस तरह से खेती के लिए मज़दूरों की व्यवस्था करने में, मतलब मनरेगा में जो मजदूर मिट्टी कटाई में जाते हैं उन्हें जो है आप खेती से कनेक्ट कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपका 5 वादा हो गया। इसमें से दूसरे वादे पर हम चलते हैं जी। दूसरा वादा जो आपने किया कि जो युवा बेरोजगार हैं, जो बिहार के भीतर में भटक रहे हैं या फिर किसी अन्य राज्य में जाकर के रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, उन्हें आप गांव-गांव तक जो है रोजगार के मुहैया से जो है उनको जोड़िएगा। तो सवाल यह उठता है कि ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए इतना सारा फंड कहाँ से आएगा, इतनी सारी कंपनियां कहाँ से आएंगी? ऐसी स्थिति में जबकि बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियां आने से डरती हैं, क्योंकि बिहार में ज़मीन को लेकर के, लैंड को लेकर के जो प्रॉब्लम चल रही है, ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर बिहार में निवेश करने से डरती हैं। आप युवाओं को रोज़गार से कैसे कनेक्ट कर पाइएगा? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इतने सारे युवाओं के लिए जी निजी निवेश से इंडस्ट्री बने, उसमें सबको नौकरी मिलेगी, ये संभव नहीं है जी। ज़रूरत इस बात की है कि उनके लिए रोज़गार के नए नए साधन बनाए जाएं, और उसका पूरा ब्लूप्रिंट हमारे पास है। वो आपको हमारे जो विजन डॉक्यूमेंट है और उसकी बेसिस पे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो मिलता है उसमें आपको दिखाई देगा। हमारे पास केवल योजना ही नहीं है, योजना को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी भी योजना बनी हुई है। मतलब आपके पास पूरा का पूरा रोड मैप, पूरी रोड मैप तैयार है, पूरा तरीका तैयार है कि कैसे 1 साल के अंदर सारे युवाओं को हम रोज़गार देंगे। 10 से 12 हज़ार रुपये का के लिए उनको बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये निश्चित है। और उसके लिए एक और भी बात कहनी है, जो आपने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इंडस्ट्रीज़ आज बिहार में नहीं आना चाहती हैं जी, उनके कारणों को ज़रा देखिए। उसका कारण ये है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, बिहार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, बाढ़ की समस्या बिहार है, में रंगदारी बहुत है, बिहार में बाढ़ की समस्या है, बिहार में ज़मीन नहीं मिलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जी। बहुत तरह की चीज़ें हैं। और हर चीज़ ऐसी है जिसको सही करने के लिए हमारे पास प्लान है। यहाँ जिस प्रकार से बिहार में पदाधिकारी अपनी मनमर्जी तरीके से काम करते हैं, अभी खास करके अगर लूट की बात की जाए तो राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर लूट होती है जी। इस लूट को रोकने के लिए, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनस्वराज के पास क्या विजन है? मुश्किल है कि यहाँ बिहार में लोग केवल भ्रष्टाचार के आम रूप को देखते हैं। भ्रष्टाचार का सही कारण क्या है, कहाँ से ये उत्पन्न होता है? मेरी अगर मानिए तो ये भ्रष्टाचार की शुरुआत इन चुनाव से होती है। कैसे? चुनाव में अभी कोई उम्मीदवार जीता, जी, जीतकर विधायक बना, उस उम्मीदवार को ये चुनाव जीतने में 7 से 10 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल।
विधानसभा की हो बात सकता की है आप अभी जो जीता है वो एक दो चुनाव पहले भी लड़ चुका है और हार चुका है, तो उसने 5-5, 7-7 करोड़ और भी खर्च किए हैं। बिल्कुल। अभी जो वो विधायक बना, अभी तक वो कितना माइनस में है? 20 से 25 करोड़ माइनस में। तो विधायक बनते ही उसके दिमाग में पहला ख्याल क्या है? ये 25 करोड़ को जो है मतलब 25 करोड़ वापस लिया जाए। उसमें से कुछ मंत्री भी बनेंगे, तो उन मंत्री के दिमाग में भी पहला ख्याल क्या आएगा? मंत्री बने हैं, कैसे वो 20-25 करोड़ वापस लिए जाएं? वो अपने ठेकेदारों पे ये करते हैं, विधायक अपने ठेकेदारों पे दबाव डालते हैं, मंत्री अपने सीनियर अफसर पे दबाव डालते हैं, सीनियर अफसर अपने जूनियर अफसर पे दबाव डालता है। ये चेन इतनी तेज़ी से नीचे जाता है कि आप और हम जिंदगी के हर मोड़ पे भ्रष्टाचार को अपने सामने देखते हैं। जब तक पैसा नहीं दें। मनोज भारती जी, यहाँ पर 1 मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। ये जो चेन वाली आपने बात कही, क्या इस चेन के हिस्से में जो लोग शामिल हैं, वैसे लोग पटना में बैठे हुए हैं? मतलब कि आप बड़े स्तर पर जाना चाहते हैं, आप शायद समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किधर है। मैं क्या बिहार के बड़े बड़े मंत्री के साथ बिहार के मुखिया भी इस चेन में शामिल होंगे? मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिस्टम के बारे में कह रहा हूँ। ये जो चुनाव का सिस्टम अभी है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है और वो विधायक और मंत्रियों के थ्रू हो रहा है। ये इससे ज़्यादा क्लियर और कोई बात हो ही नहीं सकती है। जनसुराज ने क्या किया है? जनसुराज ने भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए क्या किया? जनसुराज ने खुले मन से ये घोषणा की कि हम अपने उम्मीदवार ऐसे खड़ी करेंगे जो शुद्ध अंतःकरण वाले लोग हों, जो ज़मीन से ऊपर आएं और उनका जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से वो चुनाव में खर्च करें। उनकी सामर्थ्य अगर 5 लाख है तो चुनाव में वो 5 लाख खर्च करें। उनका सामर्थ्य अगर 50 लाख है तो वो 50 लाख खर्च करें। बाकी अगर वो काबिल उम्मीदवार हैं तो उनको जिताने की जिम्मेवारी जनसुराज पार्टी लेती है, केवल एक आशा से कि अगर वो विधायक बने और उनमें से कुछ मंत्री बने, अगर हमारी सरकार बनी जी, तो उनके मन में भ्रष्टाचार का कीड़ा जो है वो नहीं हो, या उनको भ्रष्टाचार का कीड़ा इतना परेशान नहीं करे जो आज 25 करोड़ गंवाने वाले विधायकों और मंत्रियों के दिमाग में आता है। तो भ्रष्टाचार से लड़ने की शुरुआत तो हमने ऑलरेडी कर दी है। और इमेजिन कीजिए, अगर हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी नहीं हुआ, हमारा गृह मंत्री भ्रष्टाचारी नहीं हुआ, तो कानून व्यवस्था और अफसरों को कंट्रोल में लाने में कितना समय लगेगा? 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार ऊपर से खत्म होना शुरू हो जाएगा जी, और कानून व्यवस्था की स्थिति अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि कहीं कोई घुसखोरी करेगा नहीं, वो ऊपर से ही निर्देश चलेगा। और आज जो होता है कि एक हवलदार भी एक विधायक से मिला हुआ है, तो हवलदार अपने एसपी और डीआईजी की क्यों सुनेगा? ये जो अनुशासनहीनता पूरे पुलिस फोर्स में है, कोई किसी की नहीं सुनता है, इतना ज़्यादा कानून व्यवस्था चरमरा गई है, केवल इसलिए होता है एक हवलदार और दारोगा भी विधायक और मंत्री को पूछ रखता है, तो वो एसपी और डीजीआई की क्यों सुनेगा? और ऐसी सिस्टम हो तो कानून व्यवस्था कैसे संभल सकती है? ये तो बच्चों को समझाने वाली बात है। मुझे समझ में नहीं आता है कि बिहार में पढ़ी लिखी जनता क्यों नहीं इस पर समझती है। और जब हम प्रशांत जी 2.5 सालों से समझा रहे हैं यही बात, तब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात है। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, सबके तार कहाँ से जुड़े हैं सबके सामने है, लेकिन फिर भी कोई नहीं समझ पा रहा है। अगर जनसुराज जीतती है जी, चुनाव तो अमूमन यह बात स्पष्ट तौर पर हो चुकी है कि चुनाव जो है जनसुराज तमाम सीटों पर लड़ने जा रही है बिहार। जी हाँ। चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का? जनसुराज पार्टी एक जनतांत्रिक पार्टी है जी, और मुझे नहीं लगता है कि हम चुनाव के पहले किसी भी व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना, ये बिल्कुल भाजपा वाली स्टाइल में जो है, ये बिल्कुल राजनीतिक दल वाली स्टाइल जी। राजनीतिक आरजेडी का देखिए कि स्पष्ट तौर पर चेहरा
सामने रहता है, जेडीयू का चेहरा सामने रहता है, क्योंकि वो पारिवारिक पार्टी है। जो भी पारिवारिक पार्टियां हैं उनमें वो चेहरा सामने होगा, लेकिन जो जनतांत्रिक पार्टियां हैं उनमें आइडियली स्पीकिंग मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के पहले घोषित नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है या नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि किसको पता कौन जीत कर आ रहा है। अगर हम जीते और अगर हमारी सरकार बनी तो वो जो जीते हुए विधायकों का ग्रुप होगा वो डिसाइड करेगा कि उनकी पार्टी को लीड कौन करेगा बिहार में। उस तरह से हम अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। एक अंतिम सवाल है, चुनाव के बाद क्या जनसुराज किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है? जी नहीं, न हम पार्टी चुनाव के पहले या चुनाव के बाद किसी भी तरह से किसी भी पार्टी के साथ या किसी भी इंडिविजुअल के साथ। संभावनाएं होती हैं चुनाव लड़ने के बाद थोड़ी बहुत सीटें कम आ जाती हैं और सरकार बनाना अनिवार्य हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में गठबंधन नहीं होगा। आप जो सिनेरियो ड्रॉ कर रहे हैं जी, उसको मैं खोल कर बताता हूँ। जी जी जी। अगर जनसुराज के 20, 30, 40 उम्मीदवार जीते, विधायक बने, तो हम अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। अगर जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिला तो हम 5 साल और कोशिश करेंगे जनता को जगाने की। जी। अगर हमारे पास 120 सांसद विधायक आए और हम या कोई और सरकार नहीं बना सकता है तो हम राज्यपाल जी के पास जाएंगे और कहेंगे कि चुनाव फिर से करवाया जाए। फिर से चुनाव करवाया जाए। आप समझ रहे हैं कि आप जनता को एक मौका और दिया। ये बातें जो आप कह रहे हैं चुनाव करवाने में क्या खर्च आता है, ये जानने के बावजूद आप फिर से चुनाव करवाने की बात। आपको मालूम है कि सरकार को कितने सालों से कितने लाख करोड़ मिले हैं जिसका कोई उपयोग नहीं हुआ है बिहार की जनता की भलाई के लिए? हर साल बिहार की सरकार 1,20,000 करोड़ रुपए केंद्र को वापस करती है, क्योंकि वो उसको खर्च नहीं कर पाती है। ऐसी बेवकूफ़ सरकार रखने से तो अच्छा है कि चुनाव एक बार फिर से करवा दिए जाए। उसमें कितना खर्च होगा? 1,000 करोड़, 2,000 करोड़। हम तो 1,20,000 करोड़ हर साल जो हमसे यूज नहीं हो पा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। बिहार की जनता को एक और मौका देंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात मनोज भारती जी ने कही है कि अगर चुनाव के बाद सीटें कम आती हैं या फिर बहुमत से अगर कम आती है तो राज्यपाल के पास पहुंचकर दोबारा से चुनाव करवाने की बात कही जा सकती है। लेकिन चुनाव का वक्त बहुत करीब है और तमाम पार्टियां क्षेत्रों में उतरकर जनता तक पहुंचने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इस बार बिहार की जनता बदलाव की राह पर चलती है, क्या इस बार बिहार की जनता जात पात से ऊपर उठकर जनसुराज पार्टी को अपना समर्थन देती है। यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत